हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेशन। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगी जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। जस्ट लाइक क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं बाय आवर माउथ। वहां पे वो च्युइंग करता है, च्युइंग करके वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। आफ्टर दैट वो माउथ में जो टंग है वो क्या करती है, टेस्ट का फाइंड आउट करती है, उसका नेचर फाइंड आउट करती है कि क्या टेस्ट का फूड है। प्लस हमारे जो टीथ है वो हेल्प करते हैं उनको च्युइंग करने में। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है वो रिलीज करती है, वहां पे स्लाइवा रिलीज करती है। स्लाइवा का क्या काम होता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना। उसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो फूड होता है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है, जिसे हम इजिली स्विंग कर सकते हैं, जिसे हम इजिली नगल सकते हैं। जो हमारे फेरिंग्स और ईसोफेगस से होता हुआ, मैंने आपको बताया था फेरिंग्स और ईसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप होता है जिसमें कोई डाइजेशन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, उसमें सिर्फ म्यूकस पाया जाता है जो क्या काम करता है, ओनली फूड को ट्रांसफर करने का। आफ्टर दैट नीचे क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है जो एम्प्टी कंडीशन में जे शेप में होता है, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जो हमारा स्टमक होता है वहां पे काफी सारी मात्रा में खूब सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब जब फूड है हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो क्या होगा, उसमें से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो काफी इजी हो जाएगा। बिकॉज बड़े पार्टिकल्स में इनडिफ्यूजिबल से टॉक्सिक से एब्जॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई जब उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो उनको एब्जॉर्ब करना इजी हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टमक से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन मीडिएटर वाला पार्ट होता है। आउटर पार्ट क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज लार्ज हमेशा स्मॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में होता है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। इलियम क्या होता है, आगे जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, जहां हमने सीकम और कॉलोन और रेक्टम पढ़ा था। एग्जैक्टली ना, ऐसा कुछ, हाँ हमें याद आ रहा है, हमने ये तीन पार्ट्स पढ़े थे। जो रेक्टम होता है लास्ट में वो एनल केनाल में जाके जुड़ता है, वो केनाल एंड में जाकर के एक पोर में खुलती है जिसे हम एनस कहते हैं। एनस के द्वारा ही, एनस हमारा लास्ट पॉइंट होता है कई का, एलिमेंट्री केनाल का, जिसके द्वारा हम अनडाइजेस्टेड फूड को आफ्टर बॉडी रिलीज कर देते हैं, है ना। इसलिए इसके बाद हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, हमने फेरिंग्स पढ़ लिया था। फेरिंग्स हमारा क्या होता है, फूड पाइप होता है। फेरिंग्स क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है जिसके थ्रू हम खाना ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से, एक पाइप से ऊपर से लेके नीचे तक खाना आ जाता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपना नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्या था, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज आल्सो फूड पाइप। अब ये फूड पाइप तो होता है, ये मैंने जो बताया कि ये सिर्फ खाना ट्रांसफर करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल पतली होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे खाने का डाइजेशन क्यों नहीं होता है, बिकॉज डाइजेशन ग्लैंड्स जो होती है, ठीक है, वो यहाँ क्या होती है, एब्सेंट। और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस। म्यूकस क्या प्रोवाइड कराती है, लुब्रिकेंट, ओनली लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती है। लुब्रिकेंट का रोल क्या होता है, सिर्फ उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, उसे लिक्विड फॉर्मेट में मतलब प्रोडक्ट करवाना, प्रोवाइड कराना। लिक्विड फॉर्मेट जब होगा तो क्या होगा, खाना एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसफर हो पाएगा। दैट्स व्हाई ये इसोफेगस का काम होता है मेनली। इसको डिटेलाइज करते हैं। टू अपर्चर्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी। अरे ये तो मैंने बताया था ना कुछ, ब्यूको बकल कैविटी प्लस फेरिंजल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी। यहाँ पे दो अपेटस होते हैं। अब अपेटस क्या होते हैं, कभी नाम सुना है। अपेटस हमारे बायोलॉजी की फॉर्म में जब हम कहते हैं टू फोर टाइप स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। टू अपेटस फ्रॉम इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी, क्योंकि जो हमारी ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी होती है जस्ट यहाँ होती है। क्यों, क्योंकि बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स दोनों मिलकर के क्या बनाती है, ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी। यहाँ पे दो पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दो अपेचर्स पाए जाते हैं। वो क्या है, आगे जाकर के इसोफेगस में खुलते हो के। वेंट्रल और लोअर अपर्चर इज कॉल्ड ग्लोटिस। मेन चीज ग्लोटिस क्या होता है, वेंट्रल और लोअर अपर्चर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे दो अपर्चर्स पाए जाते हैं। तो वो कौन सी साइड पे होते हैं, एक वेंट्रल साइड पे होता है, एक लोअर साइड पे होता है, जिसका क्या नाम रखा हुआ है इन लोगों ने, ग्लोटिस। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज रिलेटेड टू द लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होते हैं, जो हमारे
रेस्पिरेशन के थ्रू एयर को ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं, विच इज गार्डेड बाई एपिग्लोटिस। क्योंकि जब ग्लोटिस है, दो अपर्चर्स फाइंड होते हैं, तो उनको भी हर चीज को प्रोटेक्शन की नीड होती है, बिकॉज जो वर्क करते हैं वो सब फॉर्म में होते हैं, और सब फॉर्म को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर होती है। तो जो ग्लोटिस है सपोजिटली, ये दो ग्लोटिस है, इसे अब इसके चारों तरफ पता है यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एपिग्लोटिस। सिंपल, क्योंकि ग्लोटिस है वो दो पाए जाते हैं संख्या में, जो आगे जाकर के एक पोर होता है जो इसोफेगस के वहां जाके ओपन होता है, इसको भी कवर करने के लिए कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। लास्ट वन इज द डोर्सल एंड अपर अपर्चर इज कॉल्ड बुलेट विच opens into esophagus। क्योंकि ये वेंट्रल और लोअर साइड पे, इसलिए इन्हें ग्लोटिस कहा गया था। और जो डोर्सल और अपर साइड पे है, जो डोर्सल और अपर साइड पे, उसे क्या कहता है? बुलेट। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। वेंट्रल और लोअर साइड वाला क्या है? ग्लोटिस। और डोर्सल और अपर साइड वाला क्या है? बुलेट। जो बुलेट है, जो ग्लोटिस है, वो तो क्या जाता है? लेरिंग्स में, जो किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे जब एयर आती है नीचे, तब वहां पे क्या काम करता है? ग्लोटिस। ठीक है, और जो यहाँ पर है ईसोफेगस में, वो क्या होता है? बुलेट होता है। जो डोर्सल और अपर साइड पे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? बुलेट। और ये कहीं में काम आता है? ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस इज द सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब। क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। पाइप को तो हम ट्यूब कह ही सकते हैं, डेफिनेटली सी बात है ये तो। Esophagus is simple uniform tube which runs downward because, क्योंकि नीचे की तरफ आती है, स्टमक वगैरह सब हमारे पेट में तो होते हैं, हमारे हेड में नहीं होते, तो ये डेफिनेटली कहाँ ग्रो करेगी? नीचे की तरफ। Esophagus is simple uniform tube which runs downward and pierces the diaphragm and finally opens into stomach. That site of piercing on diaphragm is called हिएटस। बुलेट्स, ग्लोटिस, हिएटस, ये नाम बहुत मेनली होते हैं बिकॉज आपके नीट एग्जाम्स में जब ये वर्ड्स आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इजी है। ठीक है, ईसोफेगस क्या होता है? मैंने आपको बताया, ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। फूड पाइप होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है विच रस डाउनवर्ड होती है, जो ये हमेशा नीचे की तरफ आती है। मैंने आपको बताया क्योंकि ईसोफेगस क्या होता है? हमारे नीचे प्रेजेंट होता है ना, हमारे स्टमक, हमारे टमी में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी नीचे होती है। दैट्स व्हाई ईसोफेगस कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। अगर हेड में प्रेजेंट होता तो क्या होता? ईसोफेगस हमारा हेड पोर्शन में जाता है, यानी अपवर्ड पोर्शन में, लेकिन नहीं है, इसलिए वो डाउनवर्ड आता है। ठीक है, एंड पियर्सेस द डायफ्राम। क्या करता है? पियर्स करता है डायफ्राम को। जो डायफ्राम है उसको पियर्स करता है, उसमें छेद कर देता है। जो सपोजिटली ये डायफ्राम है, तो इससे होकर के निकल जाएगा, डायफ्राम को ऐसे फाड़ता हुआ, उसमें छेद करता हुआ निकल जाएगा। एंड फाइनली ओपन्स इनटू स्टमक, बिकॉज जब हम जानते हैं कि ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे ईसोफेगस है। अब ये आगे जाकर के ईसोफेगस कहीं में खुलेगा? हमारा स्टमक में। तो ये कहाँ पे खुला है? अब इनटू स्टमक। दैट साइड ऑफ पियर्सिंग ऑन डायफ्राम इज कॉल्ड, क्योंकि ये डायफ्राम के जिस साइड से इसने इसको पियर्स किया है, जहां पे इसने छेद किया है, उसको हम क्या कहेंगे? हियटस। HEHIATUS, हियट्स। ओके, the length of esophagus depend on length of neck, so the longest esophagus is present in giraffe. Okay, now let me explain. Because esophagus क्या होता है? एक हम कह सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट का एरिया होता है, किसका? फूड का। जब फूड हमारा माउथ से लेकर स्टमक तक आता है, तो वहां फेरिंग्स और esophagus क्या करते हैं? अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। अब चलिए सपोजिटली हम आज इंडिया में बैठे हैं और हमें कहीं बाहर जाना है, हम सपोजिटली केरल जाना चाहते हैं, या नहीं सॉरी, हम जैसे सपोजिटली अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। ओके, ठीक है, या फिर हम चीन जाना चाहते हैं। चलिए सपोजिटली सबसे इजी से एग्जांपल, हम चीन जाना चाहते हैं। अब हमने देखा हमें पहले तो चीन जाना है, तो क्या होगा? वो हमारा लंबा रास्ता है। अब डिपेंड क्या करता है, हम पैदल जाते हैं तो फिर तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम ट्रेन वहां जाएगी नहीं हमारी, हम क्या जाएंगे? बाई फ्लाइट। अगर हम जाते हैं तो वो जितना लंबा रास्ता होगा हमें उतना ही ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना।
कि अगर रास्ता छोटा कर दे हम कि नहीं हमें चीन को जाना है, चीन को बोलो थोड़ा सा तुम पास आ जाओ, इधर से थोड़ा हम पास आते हैं, ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। उसके लिए क्या होगा, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। जस्ट लाइक ये लाइन प्रेजेंट कर रही है कि जिसकी नेक जितनी बड़ी होगी, बिकॉज फेरिंग्स यहाँ रह गया और स्टमक आपका पेट में चला गया, तो कहाँ से होकर गुजरा है, ये आपकी नेक पोर्शन से होकर गुजरा है। कहाँ से, ये नेक पोर्शन से होकर गुजरा है। अब जिसकी जितनी बड़ी नेक होगी उसको ट्रांसपोर्ट के लिए उतना ही बड़ा एरिया चाहिए होगा ना। अगर सपोजिटली किसी की फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक की डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, और किसी की गर्दन छोटी है मतलब डिस्टेंस कम है, उसकी हाइट कम है, तो उसको कम चलना पड़ेगा। ओके, इट लाइक सेरोसा, इसमें सेरोसा बहुत की कमी होती है, बट द ट्यूनिका एवेंटिटिया इज प्रेजेंट, पर ट्यूनिका एवेंटिटिया इसमें प्रेजेंट होती है। सेरोसा इसमें लेक होती है, मतलब कम होती है, हम एब्सेंट नहीं कह सकते, होती है पर वो कम होती है, बट ट्यूनिका एवेंटिटिया इज प्रेजेंट। ओके, now the most important part of your alimentary canal, that is your stomach. स्टमक सबके पास होगा। कोई है जिसके पास स्टमक नहीं है कि नो मैम हमारे पास स्टमक नहीं है, या हमने अपना स्टमक घर पे रखा है, हम तो क्लास लेने आए थे, स्टमक तो घर पे रखा है, आज मन नहीं है उसका, बाहर हॉल में बैठा हुआ है वो। नहीं, जहां जहां आपकी बॉडी जाएगी वहां वहां आपका स्टमक जाएगा, बिकॉज स्टमक कहीं से कनेक्टेड है आपका, एलिमेंट्री केनाल से। ओके, क्योंकि उसका पार्ट है। अब हम देखते हैं, पहले हम इसका पहले थ्योरी देखते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट साइड, अरे ये लेफ्ट साइड पे तो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है ना, ऐसा कुछ सुना था, फिर स्टमक कैसे हो सकता है ब्रो? लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है? ये तो मेरी वाली साइड आपको इधर से राइट है, बट मेरा ये वाला साइड लेफ्ट है, मेरा दिल इस साइड है। तो जस्ट इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टमक। कौन सी साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटीज में, बिकॉज ये बाहर की तरफ ही होता है, इसलिए ब्लड में होता है, इसलिए हम इसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये बहुत बड़ा होता है। इट इज अ बिग लाइक स्ट्रक्चर जे शेप इन इम्पिटी कंडीशन। बिग लाइक को हम क्या कहते हैं? अगर कभी आप ये सुन ले कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच यानी जिसे हम थैला भी कहते हैं, ये वैसी स्ट्रक्चर है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये बिग लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट J shape you can see in this form. एक second. Okay, look. ये आप देख सकते हैं इसको, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे रखें तो ऊपर एक लाइन खींचते तो ये क्या होगा, क्या हमारा ये जे शेप दिखेगा? ऑब्वियसली ये हमारा जे शेप दिखेगा। तो जो हमारा स्टमक होता है व्हेन इट इज इन एम्प्टी कंडीशन, तो ये क्या होगा, जब ये एम्प्टी कंडीशन में होगा तो ये डेफिनेटली हमें जे शेप में दिखेगा। ओके, अब हम देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। दिस स्टमक इज इंट्रा, क्या है, इंट्रापेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम नाम सुना है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ड्यूडेनम, सॉरी, जेजनम, एंड द लास्ट वन इज इलियम। ओके, तो मैंने जब आपको फर्स्टली बताया था कि फेरिंग्स और ईसोफेगस जब आता है, ये नीचे जाकर के कहीं में खुलता है आपका स्टमक में, यहाँ आपका स्टमक है, और स्टमक लास्ट में जाकर के आपका कहीं में खुलता है ड्यूडेनम में, ठीक है। क्योंकि जो स्टमक के बाद क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो इसका फर्स्ट पोर्शन क्या होता है, ड्यूडेनम। ओके, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्टली कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में। नाउ the stomach is a intraperitoneal digestive organ located between esophagus, esophagus ऊपर से आ रही है, बीच में स्टमक है, और लास्ट में क्या है, ड्यूडेनम। तो इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है आपका स्टमक। इट इज अ जे शेप एंड फीचर a lesser and greater curvature, curvature इसमें greater curvature होता है, ऐसे जैसे घुमाव टाइप वाली स्ट्रक्चर होती है ना, वो वाली। The anterior and posterior surface are smoothly routed with the
पेरिटोनियल कवरिंग, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा स्टमक होता है वो बहुत इलास्टिक फॉर्म में होता है। ऐसा होता है कि हम जब उसे खींचना चाहे और ऐसे उसको हम आगे बढ़ाना चाहे उसके नेचुरल साइज से, तो वो खिंच जाएगा। दैट्स वाई ये क्या होता है, स्मूथली होता है। इसका आउटसाइडर क्या होता है, वेरी स्मूथ होता है, राउंडेड विथ द पेरिटोनियल कवरिंग। क्योंकि जस्ट सपोज ये जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर ये इम्पटी फॉर्म में है तो ये कौन सी आपको शेप दिखेगी, डेफिनेटली आपको जे शेप दिखेगी। बट अगर इसमें फूड आपने इंटेक कर लिया है तो इसकी शेप ना कुछ भी हो सकती है। बट अब कोई हार्ड चीज है, सपोजिटली अगर कोई हार्ड चीज है, जस्ट लाइक आप ले लीजिए आपका मोबाइल, एक हार्ट शेप में होता है, तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं उसकी शेप को? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो ऑलरेडी हार्ड है। लेकिन जब सपोज कि हमारा रबर बैंड होता है या इरेजर होता है या हमारी च्युइंगम होती है, वो बहुत ही स्मूथली होती है, स्ट्रिच फॉर्म में होती है, उसमें खिंचाव होता है, तो हम उसके साइज को खींच सकते हैं, हम अपने रबर बैंड को ऐसे खींच सकते हैं, पुल करके उसे खींच सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। बट जब हम उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो उसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वैसे ही जब तक हमारे स्टमक में खाना रहता है उसकी शेप चेंज होती है। बट इन केस अगर उसका वापस वो इम्पटी फॉर्म में आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, वो जे शेप में वापस आ जाएगा। नाउ फोर मेन लेयर्स constitute the stomach wall। फोर मेन लेयर होते हैं इंक्लूडिंग द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सट्रेना एंड द सीरोसा। ठीक है, सपोजिटली हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, फर्स्ट हमारी म्यूकोसा है, आफ्टर दैट हमारी सब म्यूकोसा है, थर्ड वन हमारी मस्कुलरिस एंट्रेना है, एंड द लास्ट वन इज सीरोसा है। ओके, ये एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पास में क्या होता है, म्यूकोसा। ओके, इसका अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। द इनर मोस्ट लेयर द म्यूकोसा इज कवर्ड बाय epithelium epithelial tissues is mainly comprised of gastric glands that secrete gastric juice। अब हमने ये तो सुना है कि गैस्ट्रिक जूस कुछ होता है, बट ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, इस चीज को हम अभी देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, नाउ लुक, सपोज यहाँ पे ना कोई ग्लैंड है हमारी, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब इसका मेन काम क्या होता है, बिकॉज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ओनली ओनली इन स्टमक। इसका क्या काम होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने का। बिकॉज ग्लैंड से क्या होती है, चीजें रिलीज होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ जूस फॉर्म में होते हैं, जो किसी ऑर्गन्स के पास जाकर के क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, प्लस उनको सेक्रेट होने के लिए मतलब मोटिवेट करते हैं, या जो भी है वो सारी ग्लैंड्स का वर्क होता है। अब इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, उसके थ्रू ओपन होता है। कहाँ पे, देखिए गैस्ट्रिक जूस है, अगर उसको भी रिलीज होने के लिए कुछ चाहिए होता है तो उसका क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट्स जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उससे हमारा क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस काई से बाहर आता है, गैस्ट्रिक पिट से। अब इसमें जैसे है हमारी गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, हमारा गैस्ट्रिक जूस हो गया, हमारा मेनली यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, जब खाना यहाँ पर आया था तो वो कौन सी फॉर्म में था, बोलस में। बिकॉज दांत ने क्या किया था, हमारे भोजन को चबाया था चबाया था चबाया था और एक बोल वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जब ये हमारा बोलस है, जब यहाँ ये आकर के गैस्ट्रिक जूस से मिल गया है, तो ये अब क्या बन गया है, हमारा काइम। सो इसमें सबसे मेजर डिफरेंस क्या है तो दोनों ही खाना, इवन दोनों के खाने में कुछ चेंज हुआ नहीं है। प्लस जो बोलस फॉर्म में है इसमें सिर्फ गैस्ट्रिक जूस एब्सेंट है, और जो काइम हो गया है इसमें गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है। तो अगर जब खाना स्टमक को क्रॉस करके निकल चुका है तो आप उसे बोलस कहेंगे, तो वो आपका बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज मैंने क्या बोला, जब स्टमक में है गैस्ट्रिक जूस, डेफिनेटली गैस्ट्रिक जूस तो रिलीज हो ही रहा है, वो तो निकालता जा रहा है अपना खूब सारा गैस्ट्रिक जूस, उससे निकाल दिया है। लेकिन अगर खाना आया है और उसका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ गैस्ट्रिक जूस उस बोलस से मिल चुका है, तो अब आप उसे क्या कहेंगे, काइम। अगर आपने उसे अगेन गैस्ट्रिक जूस मिक्सिंग के बाद भी बोलस कह दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि है तो वो खाना,
स्टिल वो है तो बोल के फॉर्म में, बट अब उसका नाम क्या हो गया, उसका नया नामकरण हो गया भाई, उसने तो टाइम ही कहना है अब उस। ठीक है। अब एक और चीज है कि अब जैसे हमारे स्टमक है, उसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेटली हम खाना रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, लेकिन कब तक, 1.5 लीटर। आफ्टर दैट अगर हमारे स्टमक में 30 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर से कम हमारे स्टमक में खाना कभी होता ही नहीं है। ठीक है। और इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो 30 मिलीलीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक के बीच में, 30 मिलीलीटर से 1.5 लीटर के बीच में ही हमारे स्टमक में क्या होता है, खाना कलेक्ट होता रहता है। स्टमक में खाना कितना होता है, वो भी पर डे, कितने दिन में, हम सोचिए भाई हम कितने भूखे हैं, पर डे हम 1.5 लीटर खाना खा सकते हैं, कितना सारा खाना खाते हैं ना हम। ठीक है। तो ये हमने देखा, पर डे हम 1.5 लीटर खाना खा जाते हैं। अब हमने एक चीज और देखी। सॉरी। अब हमने इस डायग्राम पे आते हैं, लोग सेकेंड। अब देखिए डायग्राम। फर्स्टली हमने देखा, हमारे यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, ईसोफेगस, बिकॉज स्टमक की ओपनिंग कहाँ से होती है, ईसोफेगस से। एक सेकेंड, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। फर्स्टली हम ये देखते हैं, इट हैज टू ओरिफिस ओपनिंग, क्योंकि स्टमक कहाँ से ओपन होता है, बिकॉज स्टमक तो क्या है ना, ये मीडिएटर पार्ट है, इसके तो ऊपर भी कुछ है, इसके नीचे भी कुछ है, ये तो बीच में है, इसने खाने को यहाँ रखा है। अब ये ऊपर कहाँ से वो हो रहा है, ईसोफेगस से, और नीचे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटेनम। ठीक है। कार्डियक ओरिफिस इज जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, यहाँ से कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, जॉइंट बाय लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, बिकॉज ईसोफेगस है, इसका यहाँ पे एंड हो चुका है, अगर इसका एंड हो चुका है तो क्या है, यहाँ पे स्टमक है। और पाइलोरिक ओरिफिस, जिसे हम ये कहते हैं पाइलोरिक orifice, pyloric orifice open into the duodenum। ओके, ये चीज मुझे याद रखने की है। अब हमने देखा, अब हम देख सकते हैं जो हमारा स्टमक कंटेन्स 4 पार्ट्स। हमारा ये मेनली आप देख सकते हैं, हमारा बीच में एक स्टमक है, इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पाइलोरिक, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी, फोर्थ पाइलोरस एंड एंट्रम। ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं ना, इसको हम यहाँ डिटेलाइज करते हैं। अब नाउ लोग, फंडस, देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, फंडस। ये क्या है, ईसोफेगस के भी ऊपर है ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारा ईसोफेगस तो यहाँ से आ रहा है और फंडस यहीं पर है, तो ये हमारा क्या है, ऊपर वाला पार्ट। ये हमारा है बॉडी, काय की, स्टमक की बॉडी। यू कैन सी दिस इज द होल बॉडी ऑफ स्टमक। ये कार्डियक पार्ट है, जो कार्डियक पार्ट है, हमने इसको कार्डियक कार्डियक क्यों कहा है, कार्डियक वाला पार्ट तो हार्ट के लिए मेनली हम यूज करते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, जस्ट इसके ऊपर हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसे हमने इसे कार्डियक कहा है। पाइलोरस जो लास्ट पोर्शन होता है उसे हम पाइलोरस कहते हैं, और ये एंट्रम, हमने देखा था ना, इसका एंट्रम, पाइलोरस, फंडस और कार्डियक 4 पार्ट होते हैं इसके, वो ये है। ठीक है। नाउ सी इन दिस डायग्राम, ईसोफेगस, ईसोफेगस की लास्ट ओपनिंग क्या करती है, स्टमक की स्टार्टिंग करती है, बिकॉज ईसोफेगस जब एंड होगा तभी तो स्टमक स्टार्ट होगा। ओके। सो यहाँ पे ये अपना ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये फंडस वाला एरिया है, लुक, ये फंडस वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब फूड यहाँ पर रहता है तो यहाँ पे खूब सारा फूड ऐसे डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्टली फूड कहाँ पर आता है, फंडस में। फंडस में आकर क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में। यहाँ पे फूड को जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, उससे सारे मिनरल्स ले लिए जाते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर इज द बॉडी। एक और चीज देखना, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, स्फिंक्टर, आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक स्फिंक्टर आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्लस स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, हाँ आपको ये स्फिंक्टर नाम दिखे हैं। ये स्फिंक्टर एक्चुअली होता क्या है, एक सेकेंड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट लाइक ये होते हैं स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर क्या होता है, ये ना एक गेट होता है, यू कैन सी जस्ट लाइक दिस। इस गेट का शेप ना ऐसा होता है। अब जैसे सपोजिटली मैं ऐसा कर सकती हूँ,
जैसे खाना ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, जो ये ईसोफेगस है ये इस गेट को ऐसे ओपन कर देगा, तो क्या होगा, खाना नीचे, ईसोफेगस से आता हुआ खाना नीचे जाएगा। ये गेट है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, जस्ट ये मिडिल वाला गेट है, इसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, खाना नीचे गिर जाएगा। खाना नीचे कहीं में जाएगा, स्टमक में। ठीक है, वापस हमने एक नाम देखा स्फिंक्टर। वापस क्या होगा, जब फंडस है, फंडस ऊपर वाला पोर्शन है, अब वापस फंडस जब ओपन होगा तो फंडस से खाना कहाँ जाएगा, नीचे कार्डियक पोर्शन में, उसके बॉडी पोर्शन में। वापस क्या होगा, ये जो गेट है, जो स्फिंक्टर है, ये वापस बंद हो जाएगा, बिकॉज खाना अगर एक बार नीचे आ चुका है तो वो ऊपर नहीं जाएगा। खाना एक बार जब नीचे आ चुका है तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, अगर डाइजेशन होने के लिए वो नीचे आया है तो। कि इन केस जब आप कहते हैं कभी कि हमें वॉमिट होती है, बट उस फॉर्म में भी तो खाना ऊपर जाता है, तो वो कैसे जाता है, बिकॉज जब नीचे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है या हमारा एसिडेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नीचे से एक फोर्सफुली एक फोर्स लगता है, जो क्या करता है, जो स्फिंक्टर ऐसा होता है उसको ऐसे करके और फटाफट से यूं करके वो खाना ऊपर वाले पोर्शन में आ करके हमें एकदम से वॉमिट आ जाती है। बिकॉज तब स्फिंक्टर के जो गेट्स होते हैं जब वो ओपन होते हैं वो सेकंड से भी कम समय लेते हैं। इसलिए जब कभी हमें हमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, तो क्या होता है, जब वॉमिट्स होती है तो खाना ऊपर की तरफ आकर के जस्ट बाहर रिलीज हो जाता है, वो इसलिए होता है। देखिए यहाँ पे फंडस है, जो फर्स्ट पार्ट है वो फंडस है। फंडस में क्या होता है, खाना खूब सारा डाइजेस्ट होता है, जो इसका बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट का मेनली काम क्या होता है, खाना डाइजेस्ट तो हो चुका है, अब यहाँ पे क्या होगा, खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, अब यहाँ पे खाने का एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी पार्ट में। ग्रेटर क्रेवेचर, क्रेवेचर मैंने आपको बोला था, कर्वेचर क्या होता है, इसकी आउटर लेयर होती है, बिकॉज ये बहुत स्मूथली होता है, इलास्टिबल फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया ये अपनी शेप बार बार चेंज कर सकता है, इसलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये बहुत स्मूथ स्किन होती है, इसकी बहुत स्मूथली डर्मिस होती है, तो इसको यहाँ पे कवर बहुत हाई चाहिए होता है। गैस्ट्रिक फ्लोट्स कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज होगा तो क्या होगा, बोलस काइम में चेंज हो जाएगा। ओके, पाइलोरिक ओपनिंग जो यहाँ होती है, यू कैन सी, वापस जब यहाँ से खाना यहाँ कार्डियक से और बॉडी से होता हुआ नीचे आ गया है। एक चीज यहाँ पे देखिए, लेजर, ठीक है, कर्वेचर है, क्यों, क्योंकि जस्ट लाइक ना ये शेप ऐसी है, तो इसे आपस में थोड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन ये चीज तो पूरी इधर से ओपन है ना, इसलिए यहाँ पे हार्ड लेयर है, और ये चीज तो ऑलरेडी इस शेप में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेसर है, क्या है, लेसर कर्वेचर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कवर है, तो इसकी डर्मिस इतनी हार्ड सेफ्टी नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे हमने देखा पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है ये वापस एक गेट होता है। पाइलोरिक ओपनिंग तो है, अगेन यहाँ पे स्फिंक्टर होगा, तो वो खाने को ऐसे कर देगा, तो खाना जब ये गेट खुलेगा वापस खाना नीचे आएगा, तो वो ऊपर बॉडी पोर्शन में वापस नहीं जाएगा। व्हाट इज पाइलोरस कितने होते हैं, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। एंट्रम यहाँ वाला पोर्शन होता है। अब पाइलोरिक में मेन काम क्या होता है, पाइलोरिक में मेन काम होता है जो सारी एब्जॉर्प्शन वाली चीजें हैं, सब कुछ उसे निचोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है और उन सबको उसने फेंक दिया है। बिकॉज क्या होता है, अब खाना जाने वाला था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए उसने सब कुछ क्या कर लिया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया है जितना वो कर सकता था। बिकॉज जो है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन हम कहते हैं, लाइपेज एंजाइम और रेनिन एंजाइम। अगर हमारे पास खाना नहीं भी है तो भी ये एंजाइम आपस में रिलीज होते रहेंगे हमारे पेट में। जब हम कहते हैं हमें खाली पेट में डकार आती है, तो वो क्यों आती है, बिकॉज ये सारे एंजाइम्स वहां रिलीज होते रहते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम वहां रिलीज होते रहते हैं, इसलिए जब हमें खाली पेट भी होते हैं तो हमें डकार आती रहती है। ओके, कुछ बचा है यहाँ पे, कार्डिया हमने आपको बता ही दिया है, हार्ट के नीचे होता है, इसलिए इसे कार्डिया पोर्शन कहते हैं। डेडनम, ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। अब जब स्टमक खत्म हो गया है, तो क्योंकि वो ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ था, तो ईसोफेगस से स्टार्ट होके वो तो मीडिएटर था स्टमक, तो आफ्टर इट उसे क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ना है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वो ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ेगा। ओके, फंक्शन ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक पिट्स जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, आगे जाकर के कहाँ पे खुलती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस में, और जूस कहीं से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक पिट से।
सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, बॉलस कन्वर्ट हो जाएगा काइंड में, बताया था मैंने। प्रोटीन डाइजेस्टेड यहाँ पर होगा, प्रोटीन डाइजेशन का बहुत अच्छा एंजाइम यहाँ पे जब रिलीज होगा तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फेट का यहाँ पे डाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ काइम होगा, क्योंकि काइम को वापस, ये इतना बड़ा काइम है, इसको इन्होंने अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि और इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। पासेस ऑफ काइम इनटू द ड्यूडेनम, मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में इसने उसको भेज दिया है और फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि फूड में जितने भी मिनरल्स थे, ये मिनरल्स थे ना, इसने इसको सबको एब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए यहाँ पर अब उसका पूरा डाइजेशन खत्म हो चुका है स्टमक का। अब एक चीज बताइए, कभी हमें भूख लगती है, ठीक है, आज मम्मी ने दे दी पूरी सब्जी, तो हमें पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। लेकिन मम्मी ने हमें वही दे दिया कि चलो तुम दूध जूस पी लो, फिर क्या होगा, 1 घंटे बाद ही हमें भूख लगाएगी। या कभी हमें मम्मी ने दे दिया कि चलो तुम फल फ्रूट्स खा लो, आज एप्पल बनाना खा लो, फिर भी हमें भूख लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका हम आपको यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको भी। पेट होता है सबसे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया लिपिड, जिसमें हमारी प्रोटीन सब्जी आती है, प्लस हमारा प्रोटीन आता है, प्लस हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था कि इसका क्या काम होता है, स्टमक का प्रोटीन का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट का भी करता है। अब फैट कहीं में होती है हमारी ऑयली फूड्स जो होते हैं, कि हाँ आज हमने पास्ता खा लिया, पिज्जा खा लिया, मैगी खा ली, पूरी सब्जी खा ली, छोले भटूरे खा लिए, पाव भाजी मसाला डोसा सब खा लिया हमने, ओके। अब इसमें क्या हुआ, जब फैट है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, पेट को डाइजेस्ट होने में, क्योंकि वो हमने थोड़ी क्वांटिटी उसकी हैवी होती है, इसलिए ज्यादा एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए। और ज्यादा एंजाइम्स चाहिए तो हम ये तो कह नहीं सकते स्टमक को चलो 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 जल्दी एंजाइम्स निकालो, उसकी तो जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने ही एंजाइम निकालेगा। इसलिए फेट को ब्रेक डाउन करने में कितना टाइम लगता है, 6 से 8 आवर्स। 6 से 8 आवर्स काय के लिए लगते हैं, फेट को पूरा एब्सॉर्ब करने के लिए कितने आवर लगते हैं, 6 से 8। इसलिए जब कभी हमने हैवी फूड खा लिया है तो हमें 6 से 8 आवर्स तक भूख नहीं लगेगी। अब हमने प्रोटीन खा लिया है तो क्या होगा, अब प्रोटीन हमने खा लिया, प्रोटीन के लिए क्या थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में पेप्सिन्स और लाइपेज और एनिन वगैरह सारे एंजाइम्स निकल रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन को 4 से 5 आवर्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो फटाफट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एमाइलेज होता है ना उसमें, जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज रिलीज करता है, और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए वो फटाफट से 1-2 घंटे में पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। वो क्या होता है, बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसलिए उसे रिलीज कर दिया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया, अब क्या चाहिए, वापस पेट को खाना चाहिए और वापस हमें भूख लगती है। ये प्रोसेस होता है। आप इसको अच्छे से देखिएगा कि फैट सबसे ज्यादा हमारे पेट में स्टे रहता है, स्टोर रहता है, क्यों, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एंजाइम्स की नीड होती है। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।